प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज का जो विश्लेषण होगा वो थोड़ा अलग होगा। इस वजह से ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में जैसे पंचांग बताता हूँ या बाकी जो चीज़ें बताता हूँ वैसा बताऊँगा। थोड़ा अलग तरीके से आज इस कुंडली को देखने की कोशिश करेंगे। शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि, ये जो महत्वपूर्ण होता है देखना, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सूर्य इस नक्षत्र के स्वामी हैं, जो इस कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं। मतलब सूर्य लग्न के, इस तुला लग्न की कुंडली के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ में बैठे हैं और 12वें भाव के अधिपति के साथ और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, साथ ही साथ दशम स्थान के अधिपति के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे जो चंद्रमा होंगे वो सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो चंद्रमा का बल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। मैंने इस पे आचार्य वैद्यनाथ का एक सिद्धांत बताया था कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो कई बार वो कमज़ोर होने लगते हैं, लेकिन उसमें भी लग्न, लाभ और दशम स्थान में ये अमावस्या दोष उतना दोष पैदा नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा दूषित होने के बावजूद भी परिणाम जातक के जीवन में देते रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जातक का जन्म होता है और सूर्य उस नक्षत्र के अधिपति हैं, वहीं सूर्य भी बैठे हैं। इसका अर्थ ये होगा कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हों, अगर उस नक्षत्र का स्वामी आपको देख रहा हो या आपके लग्न को देख रहा हो, या तो वो गुरु के द्वारा दृष्ट हो, या वो स्वयं नक्षत्र का अधिपति वहीं बैठा हो, या उस चंद्रमा पे उसकी दृष्टि हो, तो कहने का अर्थ होगा कि ये बहुत ही उत्तम बात हो जाएगी। तो मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि यहाँ चंद्रमा के पास बल मिलेगा और नक्षत्र के अधिपति के पास भी बल है। सूर्य बुध एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और इनके अति विशिष्ट कारक होने के कारण ग्रह दोनों ही बलवान और संपूर्ण परिणाम देने वाले होते हैं। बहुत विलक्षण बात होती है जब जन्म कुंडली में लग्न में 7 नंबर, नवांश में लग्न में 7 नंबर, दशमांशा के लग्न में 7 नंबर। ये बड़ा आसान नहीं होता, ये इत्तेफाक से भी नहीं होता। ये परमात्मा की असीम कृपा और दया है कि आपको उसने विशेष ग्रह से नवाजा है और आपको अलंकृत किया है। अब क्या बोलते हैं उसको, अभिषिक्त किया है ना, आपको वो चीज़ें दी हैं। तो ये बड़ा सामान्य नहीं होता कि आपकी कुंडली तुला लग्न, तुला नवांश और तुला दशमांशा की हो। और जरा ध्यान से देखेंगे तो इस कुंडली के लिए लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो 12वें भाव में बैठे हैं, जिनके प्रभाव में शुक्र 12वें भाव में भी उतने बुरे नहीं होते। यहाँ पे वही शुक्र सिंह राशि में जा रहे हैं, लग्नेश होकर के लाभ में। यहाँ लग्नेश होकर के दिग्बली मित्र की राशि में, जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उन्हें देख रहा है। इस वजह से ये बात बनती है कि काफ़ी हद तक अगर व्यक्ति थोड़े बहुत कन्फ्यूजन से अपने आप को बाहर निकाल ले, अपने व्यय पे नियंत्रण स्थापित कर ले, बेवजह दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करे, तो वो निश्चित रूप से उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जहां तक कभी उन्होंने सोचा भी ना हो। जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं इस कुंडली के लिए शुक्र देव, बुध देव और शनि देव। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के शनि देव बैठे हैं 6वें स्थान में गुरु के साथ परिवर्तन करके। तो केंद्र का अधिपति जब परिवर्तन, या केंद्र का योग कारक ग्रह, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह, योग बनाने वाला ग्रह या राजयोग बनाने वाला ग्रह, तो योग कारक और राजयोग कारक कौन कौन बनेंगे? शनि और बुध। लग्न के अधिपति शुक्र। तो जन्म कुंडली में जब शनि का संबंध किसी भी तरीके से किसी ग्रह से होगा तो वो उस ग्रह को भी अच्छा परिणाम देने पे विवश कर देते हैं। ये आचार्यों का मत है, ये सिद्धांत है। तो यहाँ पे शनि का संबंध किसके साथ हो रहा है? गुरु का हो रहा है। गुरु के साथ हुआ ना, क्योंकि गुरु की राशि में शनि, शनि की राशि में गुरु। साथ ही साथ जन्म कुंडली में जो योग कारक ग्रह है इस कुंडली के शनि, वो योग कारक या लग्नेश जन्म कुंडली के शुक्र पे उनकी दृष्टि है, और जिस भाव में शुक्र बैठे उसका अधिपति अति विशिष्ट कारक है। यहाँ पे लग्न के अधिपति होकर के यहाँ भी जन्म कुंडली में योग कारक शनि और बुध बनते हैं।
यहां भी शनि और बुध ही बनते हैं। यहां भी शनि और बुध को मैंने नहीं बिठाया है, शायद यहां पे बुध हैं। यहां बुध हो गए। तो क्या कहा कि हर वर्ग चार्ट में, प्रत्येक वर्ग चार्ट में अगर आपकी कुंडली का योग कारक, राजयोग कारक ग्रह बदल नहीं रहे हैं तो ये तो कुंडली वैसे ही मजबूती वाली हो जाती है। तो यहां भी शुक्र दिग्बली यहां पे लग्नेश होकर के 12वें भाव में सामान्यतया थोड़े कमजोर होकर के पर गुरु से दृष्ट हैं, और यहां पे लग्नेश होकर के लाभ में। तो विवाह में भी जब लग्नेश लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव में देखेंगे, जहां पंचम का अधिपति पंचम में बैठा है, उच्च के गुरु और बुध जैसे दो शुभग्रह एक साथ चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थेश पंचम में चतुर्थ भाव का अधिपति स्वग्रही और शुक्र को देख रहे हैं, यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति शनि और पंचम भाव के अधिपति होकर के शनि नवमांश कुंडली में लग्नेश पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। नवांश कुंडली के तीसरे भाव पे चंद्रमा स्वग्रही बैठे हैं, जिस पे जरा देखेंगे तो किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि इस कुंडली का नवांश यानी कि दाम्पत्य बड़ा ही बेहतर बना है। लग्न के अधिपति नवांश कुंडली में लाभ में बैठ करके जब पंचम को देखेंगे, पंचमेश पंचम में रहेगा, तो ये एक विलक्षण नवांश की स्थिति बना देते हैं। ऊपर से दो शुभग्रह की स्थिति जब चतुर्थ भाव को देखेगी तो व्यक्ति के दाम्पत्य को, परिवार को, विवाह के बाद के सुखों को और भी ज्यादा बलवान बनाने वाली होगी। नवांश कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी छठवें भाव में गुरु से दृष्ट हैं। नवांश कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय भाव भी गुरु से दृष्ट, चतुर्थ भाव भी गुरु से दृष्ट और द्वितीय भाव के स्वामी मंगल भी गुरु से दृष्ट हैं। यहां पे जो स्थिति गुरु की नीच की पड़ रही है, ये फिर भी कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति जो बने हैं शनि, वो इसका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, स्वग्रही बैठे हैं। जहां पे द्वितीय भाव के स्वामी बैठे हैं उसके ठीक पीछे स्वग्रही शनि बैठा है, और पापक ग्रहों का छठवें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। यहां पे गुरु की दृष्टि अगर इस मंगल पे नहीं पड़ती तब ये एक घर्षण की स्थिति उत्पन्न कर सकती थी, स्थिति नवांश कुंडली में। लेकिन उस भाव पे गुरु की अपनी दृष्टि पड़ रही है, मतलब वो अपने भाव को देख रहे हैं और उस भाव के स्वामी होकर के उच्च के हैं, तो पति भी आपके कारोबार में और आपके नौकरी में सपोर्ट करने वाली मिल जाती हैं। ये अच्छी बात है। पर इस पे एक पक्ष यहां पे जो कमजोरी वाला बना है वो ये बना है कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति पीछे बैठे हैं। अब यहां पे एक सिद्धांत लागू होता है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अगर छठवें भाव में बैठे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कई बार परेशान करेंगे या दाम्पत्य में विवाह को मतभेद में ले के जाएंगे, बल्कि वहां पे एक सिद्धांत ये भी लागू होगा कि वो अपने विवाह का संपूर्ण उपभोग भी करेगा जातक। यहां पे केतु बैठे हैं, इस भाव के अधिपति शुक्र इस भाव से केंद्र में बैठे हैं, और शनि जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं। तो अष्टम भाव के अधिपति जब कभी भी शनि भाव से देखे जाएंगे तो एक विवाह को एक अविचल भाव पैदा करवा देते हैं या अविचलता दे देते हैं, उसमें एक गांभीर्य दे देते हैं, उसमें एक विलक्षणता दे देते हैं, उसमें स्थिति को मेंटेन करने की शक्ति दे देते हैं, और कोई भी छुपा हुआ ट्रुथ नहीं होता है, कोई हिडन ट्रुथ नहीं होता। व्यक्ति जिनसे विवाह हो वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, और वो व्यक्ति भी, सामने वाला जो स्पाउस है, वो भी विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे नवांश कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा स्वग्रही या चंद्रमा मित्र की राशि में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति उच्च का है। दो शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं लाभेश होकर के एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को। यहाँ पे जो गड़बड़ी होगी वो कई बार संतान को सुख में कमजोरी दे देती है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी एकादशवें में बैठ करके और पंचम को देख रहे हैं, जहां पंचमेश जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी है। तो लग्न कुंडली के आधार पर, मतलब इस जातक की कुंडली में संतति की स्थिति कमजोर हो सकती है, बाकी हीरे जवाहरात आभूषण भवन भूमि वाहन इन सभी चीजों में कमजोरी नहीं होगी। ये 12वें भाव के अधिपति जब एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देखेंगे, पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव, पंचमेश जब जन्म कुंडली के नीचाभिलाषी होंगे, तो व्यक्ति के कारण, इस जातक के कारण संतति में मतभेद या संतति होने में दिक्कत होगी। पर यहाँ पे वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वग्रही है, उच्चके हैं, शुक्र का प्रभाव है और चतुर्थेश स्वग्रही है। इस वजह से
पत्नी की कुंडली के आधार पर संतति के योग कमजोर नहीं होंगे, लेकिन पति की कुंडली में संतति का योग कमजोर हो सकता है, गुरु नीच के भी हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि अगर जन्म कुंडली में उच्च की गुरु पे नहीं पड़ती तो कम्युनिकेशन स्किल भी खराब होता है। यहाँ पे भी जो स्थिति बन रही है वहां पे 12वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जो कई बार व्यक्ति के प्रभावों को कमजोरी दे देते हैं। हालांकि यहाँ पे धन, संपत्ति, संपदा, सांसारिक सुख, भौतिकीय सुखों से व्यक्ति युक्त रहता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। आइए अब आगे आपको इस कुंडली की और भी महत्वपूर्ण बातों पे आपका ध्यान लेके आता हूं। जब चंद्रमा शुभ ग्रह बनते हों या चंद्रमा जब जैसे इनकी कुंडली में जो चंद्रमा बैठे हैं वो शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के हैं। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा होते हैं पापक ग्रह। अब इस अवस्था में कि जब आप दशमांसा चक्र देखते हैं तो वहां पे दशम भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा और उच्च के बैठे हैं। स्वग्रही गुरु, स्वग्रही मंगल, शुक्र दिग्बली, बुध जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति स्वग्रही उससे केंद्र में, जिस राशि में शनि बैठे उस राशि का अधिपति उच्च का है, मंगल स्वग्रही। तो ये जो सारी लाभ और लग्न का अधिपति एक साथ दशम स्थान में, चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ गतिमान व्यक्ति को बना देता है। अगर चंद्रमा पापक ग्रह हैं और जन्म कुंडली में केंद्र के स्वामी हैं या उच्च के बैठे हैं या जन्म कुंडली में उनका बल कहीं ना कहीं बढ़ रहा हो, जैसे मंगल स्वग्रही होकर के इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। मंगल चंद्रमा के ठीक पीछे स्वग्रही हैं। अगर ये मंगल स्वग्रही नहीं होते तब ये कमजोरी वाली बात होती। लेकिन हाँ, एक बात जो निश्चित रूप से ध्यान देने वाली होगी कि अभी दशा जातक को 2037 तक राहु की चल रही है। अब इस अवस्था में होता क्या है कि कई बार व्यक्ति के जो सामर्थ्य की बात है, इतना उसके पास सामर्थ्य है, अगर उसका सदुपयोग करे तो वो अपने उम्र से 20-40 वर्ष के जातकों को पछाड़ सकता है। इतनी सामर्थ्य है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी कुंडली का मंगल लग्न में बैठा है, यहां मंगल स्वग्रही है और यहां मंगल मित्र की राशि में बैठे हैं। इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट उसे देख रहा है, सूर्य की दृष्टि है। मंगल स्वग्रही राहु से दृष्ट हैं या मंगल मित्र की राशि में राहु से दृष्ट, ये बहुत सामान्य नहीं होता। तो अगर हम इस दशा को बहुत समुचित तरीके से इस्तेमाल करना अगर जान जाते हैं, बिना किसी से डरे अपने देवताओं के अस्त्र शस्त्रों की पूजा करना सीखिए। जैसे गणेश जी के पास टांगी है, भोले बाबा के पास त्रिशूल है ना, देवी मैया के पास तलवार है, हनुमान जी के पास गदा है। तो वो सिर्फ रखने के लिए नहीं है, उन्होंने अपने आयुध से हम लोगों को ये संदेश दिया है कि जब जैसी स्थिति आए वैसे ही उस अस्त्र का और शस्त्र का प्रयोग किया जाए। कहने का अर्थ है कि जब एक खराब दशा चलती है तो व्यक्ति अपने ही ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर बैठता है या फिर वो उसकी दूर तक देखने की वेधन शक्ति कमजोर हो जाती है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो जो ज्ञान इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसकी गति सिर्फ वर्तमान तक है, ये सिर्फ वर्तमान देखती है। लेकिन मन की गति भविष्य तक है, वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही देखता है। हमें हमारे ऊपर से जब एक कमजोर ग्रह की दशा चलती है, राहु की दशा चलती है, केतु की दशा चलती है, तो वो हमारे देखने की शक्ति को कुंद कमजोर कर देते हैं और हमारी ही ऊर्जा हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो ग्रह सारे अच्छे बैठे, परिस्थिति को समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी बैठी है, समझदार भी व्यक्ति बहुत है, ज्ञान और धर्म का पालन भी बहुत अच्छे तरीके से करता है, विवेकवान है क्योंकि गुरु बढ़िया है। लेकिन अगर कमजोर दशा चल जाती है तो व्यक्ति अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल कर बैठता है या सिर्फ वो बिस्तर पे बैठा बैठा सोचता ही रहता है, ख्याली पुलाव पकाने वाला हो जाता है। इस कुंडली की मजबूती क्या है? भाग्य भाव के अधिपति लाभ में बैठे हैं और जरा ध्यान से देखिए तो जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति वही उनको सुरक्षा दे रहा है। भाग्य भाव के अधिपति बुध बनते हैं, वो नवांश कुंडली में कहां बैठे हैं?
जा करके जन्म कुंडली के उच्च के गुरु के साथ, उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं। यहां भी वो भाग्य के अधिपति होकर के केंद्र त्रिकोण का योग बना रहे थे। यहां भी वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति देखिए धनु राशि में बैठा है, जिसका अधिपति ही बुध के साथ बैठा है, जो कि धनु राशि के अधिपति उच्च के हैं। ये बहुत सामान्य नहीं होता। यहां पे भाग्य भाव का जो स्वामी है वो जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठ करके भाग्य को देख रहा है। राहु मंगल हैं, बस एनर्जी को सही जगह पे लगाना है, पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। धर्म की सुरक्षा के लिए धन का इस्तेमाल होना चाहिए। अपनी भुजाओं का बल हमेशा बलवान बना करके रखा जाए ताकि पतितों का उन्मूलन हो सके। मंगल और राहु आपसे उत्तेजित होकर के कोई गलत कृत्य न हो जाए। व्यापार में, कारोबार में, दिनचर्या में, पड़ोसियों में, मित्रों में, इनको इस तरीके से ऐसे यहां से आपको सावधान होना होगा, क्योंकि यहां पे बुध का प्रभाव बहुत अच्छा है। यहां जो लग्नेश दशम स्थान में बैठे हैं या दशम स्थान को देख रहे हैं, यहां जो चतुर्थेश दशम स्थान में बैठे हैं और यहां से वापस अपने भाव को देख रहे हैं, लग्नेश जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। लग्न और लाभ के अधिपति जो यहां बैठे हैं ये थोड़ी बहुत किरकिरी देने के साथ सूर्य, लेकिन वहां पे शुक्र का प्रभाव बहुत ही विलक्षणता को और अपनी दशा काल में जातक को श्रेष्ठ धन और प्रतिष्ठा देने वाला बन रहा है। बहुत सावधानी से समझना होगा। इसके बाद अगर आप विचार करते हैं तो दशमांशा चक्र का धन भाव का स्वामी स्वग्रही, धन भाव का स्वामी स्वग्रही, लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी जन्म कुंडली में कहां बैठे? लग्न में। लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी और व्यापार भाव के स्वामी लग्न में। और जरा ध्यान से देखें तो नवांश कुंडली में धन भाव का स्वामी मंगल, गुरु से दृष्ट, गुरु का प्रभाव। इस वजह से इस कुंडली का धन और इस कुंडली का स्वतंत्र अपना व्यापार बहुत सुरक्षित होगा। स्वतः अपना कारोबार इस कुंडली को बहुत आगे लेके जाएगी और समझने और सोचने की शक्ति को और भी ज्यादा तीव्र करेगी। योग कारक ग्रह यहां भी केंद्र में, चतुर्थ और पंचम होकर के केंद्र में। यहां भी योग कारक ग्रह शुक्र बनते हैं, वो केंद्र में दिग्बली, लाभेश चतुर्थ में। और जन्म कुंडली में पंचम भाव जो योग कारक ग्रह होते हैं बुध, वो पंचमेश नवम को या पंचम नवम को, नवम पंचम को देखे तो यह अतिरिक्त जोड़ने वाली बात हो जाती है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली का निर्माण हो रहा है। नक्षत्र के बल पे आधार पे अगर बात करते हैं तो लग्न कुंडली में जो शुक्र बैठे हैं, शुक्र यहाँ कन्या राशि में और यहाँ पे कहाँ बैठ रहे हैं? सिंह राशि में। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में बस शुक्र व्यय कराते नजर आ रहे हैं। तो अपने ब्रह्मचर्य का, व्रत का पालन करें, शुद्ध शाकाहार भोजन का इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार से जीव हिंसा को बचाने की आवश्यकता, लेकिन धर्म और अधर्म दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता। कभी भी जब नुकसान करने वाले लोग आपको नुकसान करने की मंशा से आपके ऊपर आक्रमण करें तो उनको छठी का दूध याद करा देना, ऐसा वाला भाव। क्योंकि शुक्र कई बार आपको डरपोक भी बना देते हैं और कई बार ये आपको इतना ज्यादा विकसित बना देते हैं कि आप उस विकास में सिर्फ धन को ही विकास का एक हेतु समझते हैं कि मुझे विकास मिल गया क्योंकि मेरे पास धन है, बैलेंस है। लेकिन उस बीच में से जो सबसे पहले गायब होती है वो आपका धर्म गायब होता है। आपका अपने पत्नी, अपनी बिटिया, अपनी बहन की सुरक्षा गायब हो जाती है। तो धन और सुरक्षा ये दोनों एक साथ ही बने रहें और आपका आत्मसम्मान भी सुरक्षित होता रहे। इस वजह से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपको संभालनी होगी, क्योंकि शुक्र वस्तुतः सिर्फ पत्नी ही नहीं होता, शुक्र वस्तुतः सभी प्रकार के विपरीत लिंग, विपरीत योनि है ना। महिलाएं जितनी हैं, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, वो सब शुक्र हैं। और अगर वो आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसका अर्थ है कि आप कभी भी उनके सुरक्षा को लेकर के दोयम दर्जे की स्थिति में ना जाइए। उनकी सुरक्षा को लेकर के विशेष अपने आप को मजबूत बना करके रखिए और उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना काम करता हो, ये हमेशा सुनिश्चित करते रहें। ये बात बहुत आवश्यक होगी। शुक्र, ब्रह्मचर्य का पालन, अपने आप को बहुत मजबूत बना करके रखना, अच्छे लोगों से मैत्री करना, बार बार एक ही गलती ना करना, गलत लोगों से मैत्री न करना, बार बार एक ही गलती न करना और पाचन तंत्र को ठीक करना, नेत्र ज्योति को ठीक करना। क्योंकि उस शुक्र के ऊपर
शनि की दृष्टि है, द्वितीय भाव के अधिपति मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है और गुरु कफ वाले भाव में नीच के बैठे हैं। रोगेश चतुर्थ स्थान में, चतुर्थेश रोग में, मतलब माता को भी हमें सुरक्षा देनी है, माता को भी कफ जनित बीमारियों से बचा के रखना है, अपना भी ब्रह्मचर्य पालन करना है, अपने गले के, अपने नेत्रों को और अपने कान की समस्या का कोई रोग ना हो, इसको बचा करके रखना होगा। और दरअसल यहां पंचम भाव में केतु बैठे हैं, इस वजह से अपने पाचन तंत्र को और पेट को भी ठीक रखना है, वहां पे कोई गड़बड़ी ना हो, ये सभी चीजों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये गड़बड़ी पैदा होती रहेगी। और आपको ये सारी चीजें यहां से मैं सिर्फ ये प्रशंसा 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 नहीं कर सकता, कुंडली की कमजोरी भी है, उसको भी हमें समझना होगा। हमारी कुंडली में कौन से ग्रह कहां बैठ करके हमें किस तरीके का निगेटिव अप्रोच कर रहे हैं। शुक्र 12वें भाव में, व्यय पे नियंत्रण, अतिरिक्त महिलाओं से संपर्क ना हो इसका ध्यान, एकाग्र चित्त, एक पत्नी व्रता, व्यय पे नियंत्रण, व्यय चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे धन का हो, चाहे धर्म का हो, धर्म व्यय नहीं होना चाहिए, धर्म सुरक्षित रखे, आपके संस्कार सुरक्षित हों, आप अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखें, अपनी संस्कृति को संभाल करके रखें, धन सही जगह पे व्यय हो, गलत जगह पे व्यय ना हो, इसका ध्यान रखना होगा, है ना। अब यहां से आगे बढ़ के आपको इस कुंडली के और भी गहरे पक्षों से आपका परिचय कराता हूं। मौसम बड़ा मजबूत बना हुआ है बारिश का बाहर, और कुंडली के पक्षों में एक चीज हमेशा ही याद रखने की आवश्यकता है कि जन्म कुंडली के केंद्र में अधिक से अधिक ग्रहों का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। और जब कभी भी, ये तो पहली बात है, यहाँ पे 2 ग्रह केंद्र में बैठे हैं, और ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली के केंद्र में जो दोनों ग्रह बैठे हैं वो दोनों ही इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। तुला लग्न की कुंडली के लिए रोगेश होते हैं गुरु। अलग बात है कि उनका नीचभंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, यहां भी उन्होंने परिवर्तन किया है तो नीचभंग हो जाएगा, और यहां भी वो उच्च के हो गए हैं तो इनका नीचभंग यहां भी हो जाएगा। लेकिन केंद्र में जो ग्रह बैठे हैं वो आचार्य वैद्यनाथ का ये सिद्धांत कि कम से कम केंद्र में योग कारक ग्रह अवश्य बैठे हों। यहां पे केंद्र में कोई भी ग्रह योग कारक नहीं है। नवांश कुंडली में एक योग कारक ग्रह बुध बैठा, दूसरा योग कारक ग्रह स्वग्रही, दशमांश चक्र में सूर्य भी ठीक है लाभेश होकर के, शुक्र भी ठीक है, और यहाँ पे भी बस खाली शुक्र ही बैठ रहे हैं, बाकी यहाँ मंगल भी बैठे हैं तो ठीक बैठे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो दशा अभी वर्तमान में चल रही है, इस दशा का हमें बहुत ही सावधानी से और सुनियोजित ढंग से इसका लाभ उठाना होगा। अन्यथा एक अच्छी खासी कुंडली जिसमें मजबूती से जो ग्रह बैठे हैं, चाहे जैसे भी, उनका हम सही लाभ नहीं उठा पाएंगे। मतलब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे होना चाहिए, और व्यापार स्वयं का ही होना चाहिए, ये बात है। इस कुंडली में अगर मैं टोटल तरीके से देखूं तो व्यक्तित्व ठीक है, धन ठीक है, पराक्रम ठीक है, चल अचल संपत्ति बहुत अच्छा है। इस कुंडली का अनुभव, ज्ञान, पढ़ने में मन थोड़ा कम लगेगा, और नौकरी और व्यापार में व्यापार अच्छा, साथ ही साथ रिसर्च बहुत अच्छा, भाग्य का सुख बहुत बढ़िया। और ये टोटल कुंडली बहुत ही प्रोग्रेसिव कुंडली बनती है। नौमांस कुंडली में और जो स्थिति बनी है D60 चार्ट पे एक बार आपका ध्यान लेके आता हूं, वहां पे धर्म, चिंतन, समस्या को समझने की शक्ति, नियमित दिनचर्या और सांसारिक सुख, ये D60 चार्ट से बहुत ही मजबूत बने हुए हैं। अगर इस कुंडली को अपने जन्म स्थान से दूर भी जाना पड़े तो ये जा सकती है। बाकी कुंडली में स्थिर राशि बनी है और वहां पे सूर्य बुध चंद्रमा बैठे हैं। अभी मैंने कल ही एक कार्यक्रम बनाया था अपने मेन चैनल पे, ज्योतिषीय लक्ष्य वाले पे, उसमें बात कही थी कि अगर ग्रह की युति स्थिर राशि में हो रही है, मतलब वो थोड़ी सामान्य परिणाम देने वाली स्थिति बन रही है। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने आप को बहुत ही सूर्य और बुध राहु की दशाओं में भी अपने आत्मविश्वास और अपनी आत्मा को मजबूत बना करके रखने की आवश्यकता होगी। 11वें भाव के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, चाहे वो पापग्रह ही क्यों ना बने हों, फिर भी वो जातक के जीवन को परिणाम देने वाले बना ही देते हैं। क्लियर है? तो कुंडली बल के आधार पर संतान, दाम्पत्य, विवाह, संतति से मतभेद हो सकते हैं। इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करने की आवश्यकता, और निश्चित रूप से अपने संतान को बहुत ही ऊंचे
और मजबूत संस्कार देने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में गुरु के पास, सूर्य के पास चरित्र का बल, क्रिएटिविटी का बल, पैतृक संपत्ति, माता का बल, ये सब भरे पड़े हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।